ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 10th के हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण और वर्ण से संबंधी जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में वर्ण का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप हिंदी व्याकरण के बहुत सारे टॉपिकों का अध्ययन कर लिए और वर्ण का अध्ययन अगर सही तरीके से नहीं किया गया है तो चाह के भी हिंदी व्याकरण आपका सही नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम सबसे पहले है ना वर्ण और वर्ण संबंधी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, है ना। तो आइए अब बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यह है वर्ण। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो अर्थ की दृष्टि से दो ही प्रकार के हैं, चाहे तो वह सार्थक शब्द होगा और नहीं तो निरर्थक शब्द होगा। और वर्ण एक सार्थक शब्द है। वर्ण एक सार्थक शब्द है। क्यों? क्योंकि सार्थक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिसका अपना एक अर्थ होता है, जिससे कुछ अर्थ निकले। और वर्ण शब्द का भी अपना एक अर्थ है। और किसी भी शब्द का जो अपना अर्थ होता है उस अर्थ को कहते हैं शाब्दिक अर्थ। और यहां जो वर्ण शब्द देख रहे हैं इस वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। वर्ण मीन्स अक्षर या रंग या जाति। अब प्रश्न ये उठता है कि हम हिंदी व्याकरण जो पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण में वर्ण का पर्याय क्या है, वर्ण मीन्स क्या होता है। तो हिंदी व्याकरण में वर्ण का अर्थ है क्या, अक्षर। जबकि हिंदी साहित्य में वर्ण का अर्थ रंग या वर्ण मीन्स जाति भी होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण मीन्स उजला रंग, श्याम वर्ण मीन्स काला रंग, है ना। जैसा कि जाति, वर्ण मीन्स जाति। जैसे वैदिक काल में हम लोग पढ़े हैं कि वैदिक काल में वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, है ना। तो वहां पर वर्ण मीन्स जाति का बोध कराता है, वहां पर वर्ण मीन्स जाति का बोध कराता है। तो चूंकि हम यहां व्याकरण पढ़ रहे हैं इसलिए व्याकरण में वर्ण मीन्स क्या होगा, अक्षर, है ना। अब जैसा कि ये जो अक्षर है इसके भी 2 खंड हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लेके चलते हैं तो वर्ण की परिभाषा ऐसे भी मिल जाएगी। आप देखिए अ मीन्स होता है नहीं या अभाव, और दूसरा क्षर, क्षर या, है ना, इसी को कहते हैं क्षय। भूगोल में आप लोग पढ़े होंगे अपक्षय। क्षय मीन्स होता है नाश, क्षय मीन्स नाश, यानी क्षर मीन्स नाश। मतलब अक्षर, अक्षर किसको कहे, अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि जिसका नाश न हो, जिसका नाश न हो। कहने का मतलब है कि वर्ण का अर्थ क्या होगा, तो वर्ण मीन्स क्या, ताकि जिसका नाश न हो। इसीलिए जब वर्ण की परिभाषा दी जाती है तो हम लोग लिखते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, न हो। मतलब कहता कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल असली ध्वनि को जिसका खंड या टुकड़ा न हो। मतलब यह
कि यदि उस ध्वनि का खंड या टुकड़ा हो गया तो वह वर्ण नहीं होगा, है ना। वर्ण उसी को कहेंगे जिसका टुकड़ा न हो, जो खंडित न हो, है ना। हंस रही है ना, जिसका टुकड़ा नहीं हो। मतलब ये हमारी जो भाषा है, हमारी हिंदी जो भाषा है ना, ये हमारी भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, है ना। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरों के बीच अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और यह अभिव्यक्त कैसे, शब्दों के माध्यम से करते हैं, शब्दों के माध्यम से करते हैं। लेकिन ये जो शब्द होते हैं वो किसके बने होते हैं, वर्णों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, वर्णों के बने होते हैं। यानी जो ये वर्ण है, यानी वर्ण से मिलकर बना शब्द, शब्द से मिलकर बना वाक्य, और हम अपने विचारों को आपके बीच वाक्यों के माध्यम से रखते हैं ना। तो भाषा का सबसे लघुतम और सबसे छोटी, यानी छोटी से छोटी, एकदम सुपरलेटिव डिग्री, समझ गए ना। लघुतम यानी भाषा का सबसे लघुतम इकाई है कौन, वर्ण, है ना। मतलब अब चाह करके भी नहीं टूटेगा। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, है ना, डाल्टन महोदय ने सिद्धांत दिया था परमाणु के संबंध में, परमाणु सिद्धांत, कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो क्या है, अविभाज्य है, वो कौन है, परमाणु। वो बोले थे ना काय भाई कि अब नहीं टूटेगा। लेकिन ठीक है, कालांतर में उनकी भी बातें असत्य साबित हुई, क्योंकि परमाणु भी क्या है, आज की तिथि में विभाज्य है ना। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया यह जो है ना, मूलतः 3 कण, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या है, बना हुआ। यानी वर्ण के बारे में हम यह कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई है जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में, है ना, एक कोई छड़ी है या कोई ढेला है, ढेला का टुकड़ा ऐसे डिग रहे हैं, है ना, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करते जा रहे हैं, और करते करते एकदम इतना छोटा हो जाएगा कि अब चाह करके भी वह नहीं टूटेगा। तो वही हो गया कौन, वर्ण। बात समझ गए, है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप समझ लीजिए, जैसे अ है, अ है, समझ गए, आ, ई, या कहलंत क, खहलंत ख, गहलंत ग, ये सभी क्या है, वर्ण है। ये सभी क्या है, वर्ण है। क्यों, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। हाँ, गलती से लोग वर्ण के उदाहरण में क, ख, ग, पूरा क, पूरा ख और ई ग लिख देते हैं, जो कि क्या होगा, गलत होगा, है ना बाबू। क्या होगा, गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि आपने परिभाषा यह पढ़ लिया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका टुकड़ा न हो। लेकिन आपने उदाहरण दे दिया क, आपने दे दिया ख, आपने दे दिया ग, है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि क व्यंजन है ना, और व्यंजन स्वर की सहायता से क्या होता है, उच्चारित होता है ना। यानी इसमें स्वर का मेल है, स्वर का क्या है, मेल है। तो जब स्वर मिला हुआ ही है व्यंजन, तो निश्चित है कि जब हम उससे तोड़ेंगे तो जिससे मिलकर बना हुआ है वो अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दीवार है, तो ये दीवार दिखने में तो लग रहा है कि एकदम ऊपर से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, एक ऐसे बना हुआ है, एक सतह, है ना, ये लग रहा है कि सीमेंट से खाली बना हुआ है। लेकिन जब इस दीवार को तोड़ेंगे तो इससे वही चीज निकलेगा जिससे ही बना हुआ है। इससे निकला ईंट, इससे निकला रड, छड़, इससे निकला सीमेंट,
इससे निकला बालू। इसका मतलब हुआ कि इन सभी चीजों से क्या है, बना हुआ है। ठीक उसी तरह से ये क दिखने में लग रहा है कि यह किसी से मिलकर बना हुआ नहीं है, लेकिन जब इसको हम तोड़ते हैं, जब इसको खंडित करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ किसी और से मिलकर बना। तो किसी भी व्यंजन को तोड़ने का तरीका है क्या भाई, कि उसमें हलंत लगाया जाए, है ना। जब किसी व्यंजन में हलंत लगा दीजिएगा, हलंत लगा दीजिएगा, तो स्वर उससे स्वतः निकलकर क्या हो जाता है, भाग जाता है ना, यानी स्वर इससे अलग हो जाएगा। मतलब क जो है, क को जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे, क्या लगाएंगे इसमें, हलंत। यानी क पर जब हम हलंत का चोट डालेंगे, हलंत लगाएंगे, है ना, तो इससे जो स्वर है वह निकलकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए क को तोड़े तो क हलंत प्लस अ, ये टूट गया कि नहीं। तो जब ये टूट गया तो बताइए क वर्ण है नहीं, क्योंकि वर्ण की परिभाषा क्या दे रहे हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। तो बताइए क का हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से मान लीजिए कि ख लिखे हम, तो ख को तोड़ेंगे तो ख हलंत ख प्लस अ, ख बोलिए तो ख, इसके अंत में क्या है, अ है, निकल गया। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो क ख ग वर्ण के उदाहरण में लिखते हैं वह क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि उसका खंड या टुकड़ा हो जाता है ना। तब क्या लिखना चाहिए हमको, इसके जगह पर लिखना चाहिए हमको क हलंत क, ख हलंत ख, ग हलंत ग। अब क्या हुआ, अभी क हलंत जो है अब इतना ही सूक्ष्मतम हो गया कि इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। अब इस क हलंत का उच्चारण हमको ऐसा करना है ना कि इसमें अ नहीं आए, क्योंकि हलंत लग जाने से इसमें जो स्वर था वो निकल के क्या हो गया, आ गया। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर लिखिए, ये देखिए ये हम क्या लिखे, बोलिए क, क्या लिखे हम क, इसमें निश्चित है क आ रहा है, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब बताइए क्या लिखे, क्या, कया नहीं हम बोल रहे हैं, क का उच्चारण पूरा नहीं कर रहे हैं, कया नहीं बोल रहे हैं, क्या। उसी तरह से मान लीजिए कि हम यहां पर लिखे, अब देखिए गलास नहीं बोल रहे हैं, ग्लास, ग का ऐसा प्रोनाउंसिएशन करना है कि अ नहीं आए। बात समझ रहे ना, बात समझ रहे ना। तो इसको ये उदाहरण हुआ आपका वर्ण का, यानी जो व्यंजन जो आप हम लोग पढ़ते हैं उसमें जब हम हलंत लगा देंगे तभी वह वर्ण होगा, है ना। जैसे अगर कोई पूछे कि ज वर्ण है तो क्या कहेंगे, नहीं, कौन होगा, ज हलंत, तो क्योंकि ज का खंड या टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ज का खंड या टुकड़ा हो जाएगा, है ना, लेकिन ज हलंत का नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यह वर्ण है। तो ये जो अ आ इ उ जो स्वर पढ़ते हैं वो अपल, क हलंत ख हलंत ग हलंत घ हलंत, है ना, ये जितने भी हैं ये सभी क्या है, वर्ण है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब है वर्ण के प्रकार या वर्ण के भेद, है ना, वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद हैं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो वर्ण है, वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं, दो भेद है, ठीक है। पहला है आपका स्वर वर्ण, ठीक है, और दूसरा है दूसरा का व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। अब जो है ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जब ऊपर आप लोग जाइएगा कंपटीशन में, है ना,
तो कभी कभी वहां स्वर वर्ण नहीं लिखेगा, ठीक है ना, स्वर वर्ण नहीं लिखेगा, स्वर वर्ण के जगह पर लिख देगा, इसको लिखेगा अच वर्ण, अच, ठीक है ना, अच मीन्स स्वर, अच मीन्स स्वर, याद रखना है। और कभी आपको जो है व्यंजन वर्ण नहीं लिखेगा। अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि वर्ण दो प्रकार के होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और वहां न स्वरे लिखा और न व्यंजने लिखा, बारी बात समझ रहे हैं, समझ रहे ना, वहां स्वर के जगह पर क्या लिख दिया, अचवर्ण, और व्यंजन के जगह पर क्या लिख दिया, हलवर्ण, क्या लिखा बाबू, हलवर्ण, ठीक है ना, बात समझ रहे ना, क्या लिख दिया, हलवर्ण, है ना। तो अच वर्ण स्वर वर्ण, अच माने स्वर। अब देखिए, अब व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है, हल वर्ण, क्योंकि हकीकत में जो है जो व्यंजन होते हैं वो हल वर्ण ही होते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने उदाहरण वर्ण में जब पढ़ा था तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, ग हलंत पढ़े थे, बोलिए जल्दी, ये हल वर्ण है, बोलिए जल्दी। इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम हल वर्ण है और स्वर का दूसरा नाम अच वर्ण है। किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिएगा, नहीं ना, गड़बड़ाइएगा ना। चलिए आगे देखिए, अब देखिए, अब एक देख लेते हैं हम दोनों को कि स्वर वर्ण किसको कहेंगे और व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे, ठीक है। तो स्वर वर्ण की परिभाषा, तो स्वर वर्ण किसको कहता है भाई, तो कहता है कि वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, मतलब जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए, वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए, तो उस वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। वह वर्ण जिसके उच्चारण में, क्या भाई स्वर वर्ण किसको कहेंगे, स्वर वर्ण किसको कहेंगे, तो कहता है कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, है ना। अर्थात आप दूसरी परिभाषा भी इसकी लिख सकते हैं, है ना, अर्थात वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से क्या हो, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उच्चारित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्ण किसको कहा, तो कहता है कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए, मतलब जो स्वतंत्र रूप से क्या हो, उच्चारित हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे भाई, तो आप जैसे में ले लीजिए, जैसे में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, है ना, ये सभी किसका उदाहरण है, स्वर का, किसका उदाहरण है जी, स्वर वर्ण का, मेरी बात समझ गए ना, ये सभी क्या है, स्वर है, ठीक है ना, है। तो याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण कितने हैं, ठीक है, बात समझिए ना, कि स्वर वर्ण कितने हैं, क्या वो है टोटल, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है। स्वर वर्ण कितने हैं भाई,
कितने? 11। बोलिए जल्दी। 11 है ना। स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है। ठीक है, स्वर वर्ण कितने? 11। यानी स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना है? 11 है। 11 है ना। कितना है? 11। आएगा मैट्रिक में क्वेश्चन आपको आ जाता है कि स्वर वर्णों की कुल कितनी संख्या, यानी स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण कितने होंगे? 11। ठीक है। हालांकि हम लोग बचपन से पढ़ते क्या हैं, गुरुजी पढ़ाते भी चले गए हैं का भाई। तो जो हम लोग 12 खरी पढ़ते थे ना, 12 खरी आई है ना, अन आहता के, तो उसमें टोटल होता है 12 गो। टोटल कितना होता है? 12 गो। तो सर पढ़ा देते थे कि ये स्वर है, ये क्या है? स्वर है। लेकिन बाबू वो जो अ आ ई पढ़ते हैं, जैसे आप लोग देखना आ हर्षई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ है ना, ए ऐ ओ औ अन और आ। अब गिन के देखो, ये होगा 12 गो। गिन के देखो कितना है टोटल? टोटल कितना है? 12 गो है ना। 12 गो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको कहते हैं 12 खरी, है ना। और बच्चे गलती बस इसको समझ जाते हैं कि टोटल क्या है? स्वर है। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना है? 11 है ना बाबू। 11 है। बात समझ गए ना। अब देखो, ये जो 12 खरी है, इसको कहते हैं, है ना, इसको 12 खरी ना बोलते हैं जी। 12 खरी। ये 12 खरी में अच्छा से देखो तो री है, देखो है नहीं ना, है नहीं ना, है समझ रहे ना बात को। तो ये जो हुआ ये 12 खरी है ना। ये कौन है? 12 खरी है। ये टोटल स्वर नहीं है। स्वर टोटल 11 है। अब बताते हैं 11 कौन। तो अ आ हर्ष ये है ना, दीर्घ ये हर्ष उ दीर्घ उ, और यहां पर होगा आपका री। क्या होगा? री। तब ए है ना। मेरी बात समझ रहे हो सब कोई कि नहीं समझ रहे हो, है ना। और ये जो देख रहे अंतिम दो देख रहे हो ना, अन और अह, अन और अह, ये दोनों के दोनों स्वर नहीं है। ये कौन चीज? स्वर नहीं है। याद रखना, ये अन और अह स्वर नहीं होते हैं। मतलब स्वर टोटल कितने हैं? 11। अ आ हर्षी दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ और औ। यानी अ से लेके अ तक ही स्वर है। अंतिम दो अन और अ स्वर नहीं है। बात समझ गए ना? समझ गए ना। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यह स्वर नहीं है तो ये क्या है? अन और अह को हम क्या कहेंगे? ठीक है ना बाबू। यानी ये अनुस्वार अन और अविसर्ग अह को हम क्या कहेंगे, है ना। तो याद रखना, अन और अह को न हम स्वर में ही रखते हैं और न हम व्यंजन में ही रखते हैं। मतलब अन और अह न स्वर के योग्य है न व्यंजन के योग्य है ना। इसीलिए इसको कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह। बताइए, अन और अह क्या है? अयोग वाह है। क्या है? अयोग वाह है ना। नहीं स्वर, यानी कहने का मतलब है कि जो स्वर का जो कंडीशन होता है स्वर कहलाने का, उसको भी नहीं पूरा करता है
और व्यंजन होने का जो कंडीशन है, व्यंजन कहलाने का जो कंडीशन है, उसको भी पूरा नहीं करता है। दोनों में से किसी में नहीं। इसको न ई में रखते हैं, न ऊ में रखते हैं, चल तू अलग हो ना, इसलिए इसको कहा जाता है अयोगवाह। अब बताओ, अयोगवाह की संख्या कितनी? दो। कितनी? दो। कौन कौन? अन और अ। तो बताइए, स्वर, टोटल स्वर कितने? 11। कौन कौन? अ, आकार आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए जल्दी। तो अब बताइए, 12 खरी वालों को स्वर कह दीजिएगा? नहीं। तो कोई कह देगा कि बताओ अन और रहा है, ऐसी गलती हो जाएगा, है ना? तो उसमें 12 खरी में री भी नहीं है, नहीं ना है, इसलिए एकदम क्रमबद्ध याद रखिए कि कैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, यानी अ से लेके औ तक इतने ही स्वर है। कौन बात समझ गए? कि किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए मिटा दूं। चलिए अब आइए, अब हम लोग ये देख लिए कि स्वर कौन कौन है, स्वर कितने हैं। तो स्वर हो गया 11 गो। अब इस स्वर के अब भेद पर चलते हैं, स्वर के भेद पर चलते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा आप लोग, स्वर के कितने, तो देखिए मात्रा के आधार पर कि किस स्वर में कितनी मात्रा होती है, ध्यान दे रहे हैं ना? स्वर में कितनी मात्रा, यानी मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो याद रखना है, मात्रा के आधार पर स्वर, स्वर वर्ण जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भेद हैं उसके, ठीक है? किसके आधार पे? मात्रा, ठीक है? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर, ठीक है ना? ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर का जो भेद देखने जा रहे हैं, ये जो स्वर 11 वो जो है, स्वर कितने हैं? 11 वो जो है, स्वर कितने हैं? 11 वो, है ना? तो ये स्वर हमारा 11 वो है, ये स्वर मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग वो जो 3 प्रकार पढ़ने से पहले आप ही समझ लीजिए कि मात्रा किसको कहते हैं, मात्रा कहते किसको है, ठीक है ना? मात्रा किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मात्रा क्या है, मात्रा कहते किसको है? तो देखिए बाबू, कभी भी व्यंजन वर्ण में, यानी व्यंजन में डायरेक्ट स्वर नहीं जुटता है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि ई तो व्यंजन हुआ, बोलिए, है ना? और इसमें हमको कोई स्वर जोड़ना है, जैसे हमने ई जोड़ दिया, ठीक है? तो कभी भी व्यंजन में डायरेक्ट स्वर नहीं जुटता है ना? वो जुटता है उस स्वर की मात्रा, उस स्वर की मात्रा। तो मात्रा क्या है भाई? तो मात्रा वो चिन्ह है, मात्रा वो, है ना, वो चिन्ह है जो व्यंजन में क्या होता है? जुड़ता है। व्यंजन में क्या होता है? जुड़ता है। यानी स्वर का वो चिन्ह, स्वर का वो चिन्ह जो व्यंजन में क्या होता है? जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, है ना? मात्रा क्या है? तो हम कह सकते हैं कि स्वर का वह चिन्ह, स्वर का वह चिन्ह, चिन्ह जो व्यंजन में, व्यंजन वर्ण में क्या होता है? जुड़ता है। व्यंजन वर्ण में क्या होता है? जुटता है। बात समझिए ना? व्यंजन वर्ण में क्या होता है?
जुटता है, उसे उस स्वर की क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। कहता है कि मात्रा किसको कहेंगे? तो मात्रा कहेंगे कि स्वर का डबल हो गया था, है ना। यहां पर आपका हमने डबल लिख दिया है। तो देखिए, स्वर का वह चिन्ह जो व्यंजन वर्ण में जुटता है। जैसे अब अभी आपको लिखे हमने कि क हलंत यहां लिखे, और यहां पर ई तो देख रहे हैं डायरेक्ट स्वर है। तो हमने कहा कि व्यंजन में डायरेक्ट स्वर नहीं जुटता है, क्या जुटता है? उसकी मात्रा। तो देखिए, है ना, क हलंत और हर्ष ई है, तो हर्ष ई की मात्रा होता है यह। देखिए ध्यान दीजिएगा, हर्ष ई की जो मात्रा होता है, हर्ष ई की जो मात्रा होता है यह होता है ना। बोलिए। तो अब क हलंत क आजोर हरस्वी, हरस्वी की मात्रा यह होता है, तो यह जोड़ दे। कैसे जोड़ेंगे? मात्रा कैसे जुटता है? उस व्यंजन में जो हलंत होता है, जब भी मात्रा जुटेगा, जब भी स्वर इसमें जुटेगा, उसमें जो हलंत है, व्यंजन में जो हलंत है, वो क्या हो जाता है? भाग जाता है। नहीं समझ रहे बात को? जब भी स्वर व्यंजन में जुटेगा, तो व्यंजन में जो क्या है? हलंत है, वो क्या होगा? यानी हलंत को हटा करके उस स्वर की मात्रा को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो अब आप देखिए यहां पे, है ना, जैसे हम क में ई, तो हलंत हटा दिए और ई की मात्रा यह है, हमने उड़ा दिया, ये क्या हो गया? की, है ना। जैसे मान लीजिए कि ख हलंत ख आजोर हर्ष उ, ठीक है, हर्ष उ। तो हर्ष उ की मात्रा होती है यह, होती है ना जी। तो है ना, ख हलंत ख जोर हर्ष उ, तो हलंत हटाइए, हलंत हट गया और हर्ष उ की मात्रा जो है इसमें जुट गया, ठीक है। तो यह जो देख रहे हैं ये, यही मात्रा है, इसी को मात्रा कहते हैं। समझ गए? मात्रा की परिभाषा क्या हुई? स्वर का वह चिन्ह जो व्यंजन में क्या होता है? जुड़ता है, व्यंजन में जुड़ता है ना। उसे उस स्वर की क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, है ना। तो समझ गए मात्रा? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3, याद रखना है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3। तो अभी आप लोगों को देखिए, अभी हम इसको मिटा रहे हैं, अब आप लोग समझिएगा मात्रा को। ये जो 11 स्वर हैं, और अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 11 स्वर हैं, देखिए अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। 11 वो है, बोलिए जल्दी। ई हो गया ईश्वर, ये हो गया कौन सी? ईश्वर है। अब उस स्वर की मात्रा, स्वर की कौन सी मात्रा? तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछा कि मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है, मात्रा की संख्या कितना है, तो याद रखना है मात्रा की संख्या होता है 10। स्वर कितने हैं? 11। मात्रा की संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं? 11। 11 वो है ना बाबू। अब मात्रा क्या वो 10 गो है, मात्रा क्या वो है 10 गो है। तो याद रखिएगा, हम लिख रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा। और एक ऐसा स्वर है जिसका कोई मात्रा नहीं होता है। आता है कंपटीशन में क्वेश्चन कि मात्रा रहित स्वर कौन है? मात्रा रहित स्वर माने ऐसा स्वर जिसकी मात्रा नहीं है, वो कौन है? तो वह सिर्फ एक है। वो कौन है? अ।
और जो है ये मात्रा रहित है। ना समझ में आ रही थोड़ा, मात्रा रहित। तो 11 वो टोटल है ना, उसमें एक वो तो ऐसे ही क्या हो गया, छट गया, छट गया। अब बच गया क्या वो, बोलिए 10 गो, 10 गो ना। तो देखिए मात्रा पहले आ की मात्रा होता है एक, ठीक है। हर्ष ई की मात्रा, मात्रा देखिएगा ध्यान से, हर्ष ई की, दीर्घ ई की, हर्ष उ, दीर्घ उ, री की मात्रा, ए का होता है एक आकार, ए का एक आकार, आय का कितना, 2 आकार, ओ की मात्रा होती है एक पाई उस पर एक, ठीक है। औ की मात्रा होती है एक पाई और उस पर 2। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये जो आप देख रहे हो ये है मात्रा, इसको क्या कहते हैं जी, मात्रा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मात्रा। लेकिन यह जो अब दिख रहा है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं, ये मात्रा रहित स्वर है। किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बोलेगा, नहीं ना। अब तुम बताओ स्वर कितने हैं, 11। मात्रा कितने हैं, 10। कौन ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है ना। अब इसको जब देख लिए तो अब हम लोग चलेंगे कहां भाई, कि मात्रा के, इस मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के प्रकार, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक ना। चलिए अभी आइए, देखिए मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, समझिएगा। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के, यानी स्वर वर्ण के भेद है ना, स्वर वर्ण के कौन सी भेद या प्रकार, ठीक है ना। कौन सी के आधार पर, मात्रा। तो मात्रा के आधार पर ही 3 तरह के होता है बाबू, ध्यान देना सर, ये तुमको 10th में भी काम देगा और आगे जितना भी कंपटीशन है, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, या जिस एग्जाम में भी हिंदी ग्रामर पूछता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, तब मात्रा के आधार पर स्वर के भेद क्या है, तब पहला है, क्या लिखेगा, पहला है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा है प्लुत स्वर। अब बताइए किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर ही भेद है, पहला ह्रस्व। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व जो स्वर है, ह्रस्व स्वर, इसका कई नाम है, लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, ठीक है। जैसे एक ही लड़कन का घर में नाम कुछ दूसरा होता है, स्कूल में नाम दूसरा होता है, आ खेले जाता है तब बच्चा लोग कुछ और पुकारता है, लेकिन आदमिया एक न है जी, लड़कवा एक न है, लेकिन भिन्न भिन्न नाम है। तो उसी तरह से ह्रस्व जो स्वर है, ह्रस्व स्वर को कहीं कहीं ह्रस्व स्वर को लिख देगा कौन सी, ह्रस्व स्वर लिखे, या इसी का दूसरा नाम लिख देगा, इसी का दूसरा नाम मूल स्वर लिख देगा। क्या लिख देगा, मूल स्वर लिख देगा। क्या लिखेगा, मूल स्वर, है ना। या न ह्रस्व स्वर लिखा और न मूले स्वर लिखा और लिख दिया कौन सी, लघु स्वर, लघु स्वर। देखिए है नाम एक गो, है ना, ह्रस्व स्वर इधर आओगी,
तो वह लिखवाएगा। दूसरे ने खेल के मैदान में कहेगा मूल स्वर आएगी, तो उठे के वह लिखवा जाएगा। नहीं, कॉलेज में फलाना लघु स्वर, जी सर हाय रखे, तो आप ह्रस्व स्वर कहो, मूल स्वर कहो या लघु स्वर कहो, है ना? मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब देखो ह्रस्व स्वर, इसी को कौन कहा? मूल। मूल माने असली। ये जो स्वर कितने थे? 11 स्वर, 11 थे ना? बोलिए 11 थे। इस 11 में कुछ ऐसा स्वर है जो मूल है, असली है, और इसी असलियन से, इसी मूल से अन्य दूसरे स्वर का हुआ है, बना हुआ है। नहीं समझे? तो जो जो मूल है, जो असली है, उसको कह दिया मूल स्वर। और जो इन मूल स्वरों के मिलने से जो बना स्वर, मूल स्वरों के मिलने से जो बना स्वर, है ना, उसको कह दिया दीर्घ स्वर। क्या कह दिया? दीर्घ स्वर, है ना? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर 11 जो स्वर है, 11 जो स्वर है, इस 11 स्वर में कौन कौन जो है वह मूल स्वर है। कौन कौन मूल स्वर है ना? बात समझ गए? तो याद रखिएगा, या कौन कौन ह्रस्व स्वर है। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए बाबू सब ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, हम 11 लिख रहे हैं। आ इधर हुआ आ, जैसे इसको अलग करके लिख दे रहा हूं, ई आ इधर आ, ई ह्रस्व ई, आई बोलिए जल्दी, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। अब देखिए री, री ए में देखिएगा आप लोग, ऐ ओ और औ। पढ़िए आप लोग, क्या वो है? 11 वो है ना? तब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो देख रहे हैं यही जो है मूल स्वर है, यही मूल स्वर है। ई, यही जो आप है यही मूल स्वर है, इसी को कहते हैं कौन सी? बोलिए जल्दी, ह्रस्व स्वर, या इसी को कहते हैं लघु स्वर। लघु माने छोटा। ये जो हथिन सा ना, ई समझे कि वो छोटका भाई आए वो बड़का भाई, जातवा एक है, जतवा एक है, एक ही जतिया में ना रहे कोई अमीर कोई गरीब, है ना? जाति एक के। उसी तरह से यहां पर आप जो देख रहे हो, गौर करें यहां पे, है ना, यहां पे ई वाली जो देख रहे हो, ये मूल स्वर है, ठीक है? और इसी मूल स्वर से ई दीर्घ स्वर क्या है? बना हुआ है। कैसे? तो सब यहां पर देखना, यहां पर देखना तुम लोग, जैसे ई आ है? तो तुम आगे जब संधि पढ़ोगे ना, संधि, दीर्घ संधि और ऐसे भी गुण संधि सब पढ़ोगे ना, वहां समझ में आ जाएगा कि जैसे आ है तो आ प्लस अ बराबर कौन सी? ठीक है ना? कौन सी? आ। बात समझ रहे हो ना? अब तुम ये दीर्घ ई है तो ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर कौन सी? दीर्घ ई। नहीं समझे? ऊ कैसी है ए वाली? तो देखो ये ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। और री बेटा एक लौता है, री कौन सी है? एक लौता, माए बाप के एक के बेटा ना, माए बाप के क्या गो? एक। का बड़का का छोटा, ये दू गो है, तो एगो लघु कही थी का एगो दीर्घ कही थी, कही थी ना जी? एगो छोटा एगो
बड़ा एगो हर्ष है। लेकिन जब एक के वो रहेगा तका छोटा का बड़का, तभी कौची है, एकलौता है, माए बाप के एक के बेटा, इसलिए कोई हर्ष है ना, ये एक ही है, इसका दीर्घ नहीं। अब देखिए ए तो ई जो है एकदम मूल है। अब इस ए आई ओ पर विचार कीजिए, ए आई ओ पर विचार कीजिए। ए है तो देखिएगा आजोड़ ई गुण संधि में पढ़िए, आगे संधि पढ़िएगा तो अजोड़ ई बराबर ए। अब तू बताओ ये ए जो है असली है, ये जैसे असली है के को किसी का ये नहीं, लेकिन ए जो है कोई से बनल है, दो भिन्न से मिलके, तो बताइए उसको असली कहेंगे मूल कहेंगे? तो ए मूल स्वर है नहीं ना, बोलिए। फिर आ जोड़ ए भी पढ़िएगा, तब भी पढ़िएगा कि आए। अब बताइए ई ए से है मिलके, बोलिए जल्दी, असली है नहीं ना। आइए आप आज और ऊ बराबर ओ, आज और ऊ बराबर ओ। अब बताइए यहां देखिए मूले स्वरवा में से मिला है आ ऊ, अब बन गया है ई। मूले स्वर आ ई मिला बन गया ई। तो ये सब जो बना है इसका मूल जड़ तो ही ना है। तब पूछ दिया आपको कि मूल स्वर कितने हैं, गौर कीजिएगा आप लोग, ये आगे नहीं कंपटीशन तक ले आपको जो है ना वो काम देगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। मूल स्वर कितने हैं बोलिए? 4। कितने हैं जी? 4 है ना, कितने हैं? 4 है। और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये कैसा हुआ? मूल स्वर। और इसी मूल स्वर, दो मूल स्वर के मिलने से अनुस्वर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो बताइए सबसे पहले बताइए स्वर कितने थे? 11। ठीक है, स्वर कितने थे? 11। इस 11 में स्वर में, 11 स्वर में मूल स्वर कितने हुए? 4। कौन कौन? अ, ई, उ और ई। आपका बिहार बोर्ड में पूछेगा कि इनमें से कौन मूल स्वर है, ये चारों को में से एक को दे देगा और कह देगा कि कौन मूल स्वर है। ये 4 को में से 3 को दे देगा, एक को इनमें से घुसा देगा और कह देगा कि बताओ कि इसमें कौन मूल स्वर नहीं है। नहीं समझे? तो बताइए आप लोग समझ गए मूल स्वर का है कहा? क्योंकि इसमें किसी का मिलावट नहीं है, ये एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है। नहीं समझे? है ना? ई जो है, ई जो देख रहे हैं, ये कितना बचा? 11 में से 4 घटाइए ना जी, 7 है ना। तो ये जो 7 बचा इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर बाबू। अब तुम लोग ध्यान देना, इसी को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब बताओ दीर्घ स्वर क्या वो है? 7 गो। कौन कौन? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ और औ। क्या हुआ? 7। ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ी सी परिभाषा पर आ जाओ, तब समझ में और ज्यादा अच्छा से आएगा। इतना तो कम से कम समझ गया ना कि मूल स्वर ई है, आई कौन से? दीर्घ स्वर है। अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि आए कैसा स्वर है, बोलिए जल्दी, दीर्घ स्वर है ना। अब कुछ जगह ओ कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर। अब कुछ जगह आपको कि री कैसा स्वर है? हाँ, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर। ठीक है, चलिए बात समझ गए ना। तो आपको परीक्षा में ऐसे पूछने वाला, ठीक है, आपको इसी वर्ण से, जानते हो, लगभग एक वर्ण चैप्टर से आपको
14-15 क्वेश्चन बनाता है ऑब्जेक्टिव। एक एग्जाम में, मैट्रिक का एक एग्जाम में 14 से 15 क्वेश्चन बनाता है ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हम आपको एकदम तोड़ तोड़ के बता दे रहे हैं कि कैसे वहां पहचानिएगा। ठीक है, मूल स्वर कितने? 4 है ना, बोलते जाइए। मूल स्वर कितने? 4 है ना। दीर्घ स्वर कितने और पूर्ण स्वर कितने? 11। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार? 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पूर्ण स्वर, है ना। अब थोड़ा सा देखिए, इतना तो पढ़ा दिए आपको, अब थोड़ा सा मात्रा के आधार पर परिभाषा को देखते जाइए, तब समझ में और ज्यादा आएगा। देखिए, यह है ह्रस्व स्वर, ध्यान दीजिएगा, हम लिखते जा रहे हैं, आप समझते जाइए। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे? मात्रा के आधार पर है। अब मात्रा दिखाए थे ना कि स्वर का मात्रा कौन है, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? तो कहता है ना कि वह स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा? एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। बोलो जल्दी। एक जिसके उच्चारण में उस स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व। तो ह्रस्व किसको कहेंगे? तो वह स्वर, यानी उस स्वर को 11 में से उन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहेंगे जिसके उच्चारण में कितना का समय लगे? एक मात्रा। कितने मात्रा का समय? एक मात्रा। तो उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, या उसी को मूल स्वर कहते हैं, या उसी को लघु स्वर कहते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ गए, है ना। जैसे और लिखे थे, अभी देखे थे ना, आ कैसा स्वर था? ह्रस्व। इसके उच्चारण में कितनी मात्रा? ह्रस्व ई, इसके उच्चारण में कितनी मात्रा? ह्रस्व उ, इसके उच्चारण में कितनी मात्रा? री, कितनी मात्रा? बोलिए। एक। री, जैसे अ, ई, है ना। बात समझ है ना। एक मात्रा। तो एक मात्रा का समय ले उच्चारण करने में, है ना, ई, है ना, ये सभी जो हुआ ह्रस्व हुआ। लेकिन जैसे मैं लिख दिया ना यहां, जैसे हुआ ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, हो गया। लेकिन अगर यही रहता दीर्घ स्वर, कौन स्वर बाबू? दीर्घ स्वर। याद रखना, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम गुरु भी है। ह्रस्व को क्या कहते हैं? लघु, और दीर्घ को गुरु, है ना। ये सब याद रखना चाहिए। दीर्घ का दूसरा नाम गुरु, गुरु स्वर। लघु माने छोटा और गुरु माने भारी। याद रखिएगा, गुरु माने भारी। तो याद रखिएगा, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कहो या फिर इसी को कैसे कहो? गुरु स्वर। क्या कहोगी? गुरु स्वर, है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो देखो, दीर्घ स्वर किसको कहते हैं या गुरु स्वर किसको कहते हैं? तो वह स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा जी? कितने मात्रा जी? तो 2 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहिएगा? बोलिए जल्दी। दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बताओ,
मात्रा के आधार पर ये तीन को भेद है कि नहीं है? बोलो, है ना? ये मात्रा के आधार पर है, ठीक है ना? ह्रस्व और दीर्घ। अब देखते हैं हम कि कैसे द्विमात्रा लगता है भाई, है ना? गुरु जी इसी का बता रहे हैं, है ना? तो देखिएगा, अब आप ही लोग से हम पूछते हैं ये क्या है, बोलिए। अब ये क्या है? ठीक है, बोलिए बोलिए, है ना? अब इन दोनों को हमने, अब बताइए, अपने से सोचिए, कैसा स्वर है? बोलते जाइए, हर स्वर। और फिर ये कैसा है? ह्रस्व। तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। तो बताइए, इसके उच्चारण में कितना? एक, इसके भी एक, ठीक है। लेकिन और जोर आ बराबर क्या होता है? बोलिए जल्दी। जैसे हमने अ बोला, इतना देर आ में कुछ हम लंबा चीरेंगे, अ में जितना समय लगा रहे हैं उससे दुगना, नहीं समझे? मात्रा दुगना लग रहा है ना जी? दुगना है ना? तो बताइए, एक मात्रा प्लस इस आ के लिए एक मात्रा। अब बताइए आ के कितना मात्रा हो जाएगा? बोलिए, दो मात्रा। कितना होगा? दो मात्रा होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, आ कैसा स्वर हुआ? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? दो मात्रा। तो दो मात्रा लिया। अब आइए आप एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब बताइए, ई कौन ई लिखे? ह्रस्व ई। आई प्लस ई भी लिखे कौन? ई ह्रस्व ई, ठीक है। ह्रस्व ई में कितने मात्रा होगा? एक। इसमें भी कितना होगा? एक। ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर कितना होगा? दीर्घी। अब बताइए, एक आया कितना? दो मात्रा। नहीं समझे? आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, है ना? समझ रहे हैं ना? उसी तरह से अगर आप ऊ को उठाइएगा, ऊ को, तो ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ, तो ह्रस्व ऊ एक मात्रा प्लस एक मात्रा बराबर ये दीर्घ होता है जी। ये क्या मात्रा हो जाएगा? दो मात्रा। समझ गए? तो देखो, दो मात्रा के लिए व्याकरण में एस की तरह चिन्ह होता है। किसके तरह चिन्ह होता है? दीर्घ के लिए एस की तरह। नहीं समझे? दीर्घ के लिए एस, एक मात्रा के लिए तो एक पाई ऐसे लिख देगा, लेकिन ये जो दो पाई लिख रहे हैं, एक दो, इसके लिए, इसके एवज में इसके लिए एक चिन्ह है एस की तरह ना। इसको जो है, इस चिन्ह को, जैसे इसका जो चिन्ह हुआ ई एस की तरह, है ना? ई, तो इसको जो है ना, हम कितना गिनेंगे? कितना गिनेंगे? दो, ठीक है ना? कितना गिनेंगे? दो। यानी दीर्घ को दिखा रहा है। जैसे अब तुमसे हम पूछ रहे हैं, समझ में बोलना। जैसे अब देखो, यहां पर हम लिख रहे हैं, अगर मैं लिखूं यहां पर कलम, कलम लिख रहा हूं, देखना समझना की कोशिश करना। अगर कोई तुमसे कहा कि कलम शब्द में कितनी मात्रा है, तो कितनी मात्रा बोलेंगे? कलम में टोटल कितनी? तीन। बिल्कुल सही, सही बोले आप लोग। देखिए, क में आ है एक मात्रा, ल में आ है एक मात्रा, ई एक, कितना हो गया? तीन, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख दे गणेश, अब देखिए टोटल मात्रा गिनिए, कितनी मात्रा लगा हुआ है? एक, दो और एक, तो कितना हो गया? एक और दो, तीन और एक। कैसे? इसमें आ है, इसमें ए है, और इसमें आ है। आ में एक, इसमें दो, और इसमें एक। टोटल कितना हो गया जी? चार। बात समझ में आ रही है? मात्रा
गिनने के लिए सीख रहे हो? हैं? बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग, हम समझते हैं कि दीर्घ तक, समझ रहे हैं? जैसे ए को उठा लेते हैं, ए बाबू, ए, तब बताइए ई आ है। आप पढ़े ना कि जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर से मिलकर बना है। तो अब में बताइए एक मात्रा, इस ई में कितना? बोलते नहीं है आप लोग। आज ये क्या होगा? ए होगा। अब देखिए आ में एक मात्रा प्लस एक मात्रा, ये क्या हो गया? दुगो। इसको डबल कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो बताइए ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर। तो अब परिभाषा समझ में आ गया दीर्घ स्वर का। दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? वह स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा जी? दो मात्रा। दो मात्रा हो गया, कौन हो गया वो? दीर्घ। तो दो, इसके उदाहरण कौन होंगे? जैसे में हम लिख सकते हैं इसका आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, आओ, ये सब जो है कौन हो गया? वो दीर्घ स्वर हो गया। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 7। इसमें से कोई उठा करके आपसे पूछ देगा तीन में से कौन दीर्घ स्वर है या इसमें कौन ह्रस्व स्वर है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा कि होगा है? और उसमें मात्रा गिने ला कहेगा, चिन्हे ला कहेगा, हो जाएगा ना? है ठीक। अब मिटा दूं? चलिए सुंदर बात, मिटा दिए। अब देखिए अगला बचा हुआ है कौन स्वर? प्लूत स्वर। कौन स्वर? प्लूत स्वर। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिएगा तीसरा है, तीसरा में आपका है प्लूत, प्लूत स्वर। बाबू प्लूत स्वर ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लूत स्वर किसको कहेंगे। नहीं तो देखिए प्लूत स्वर किसको कहते हैं। अब बताइए ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? तो वह स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे। और अब जहां तक बात आई प्लूत स्वर की, कितनी? प्लूत की, तो कहता है कि प्लूत स्वर हम उस स्वर को कहेंगे जिसके उच्चारण में तीन मात्रा की समय लगे। कितना टाइम मिलेगा? 3 मात्रा के बराबर। कितने के बराबर? 3 मात्रा के बराबर। ठीक है ना बाबू? है चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 मात्रा यानी वह स्वर जिसके उच्चारण में कितनी मात्रा? 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा के बराबर टाइम लेगा, उसको कह देंगे हम कौन सी? बोलो जल्दी। प्लूत। ठीक, हाँ उसको प्लूत कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सर जी टोटल स्वर तो 11 है और स्वर के 3 भेद बताए आप, उसमें से 4 हो गया मूल स्वर, 7 वो हो गया दीर्घ स्वर, तो 7 4 11 काम खत्म। तब प्लूत करने गया है ना, प्लूत कौन होगा? तो याद रखिएगा प्लूत कोई अलग से उसके लिए स्वर नहीं है, बात समझ गए? उसका खाली संकेतक है बोध 3 मात्रा का। कैसे? जैसे जिस स्वर को हमको 3 मात्रा के समय के बराबर उच्चारित करना होगा है ना, तो उसके आगे हम हिंदी के 3 अक्षर लिखेंगे, 3 अंक,
अक्षर नहीं, 3 अंक को इंडिकेट कर देते हैं। वो बोध कराता है कि इस स्वर को हमको 3 मात्रा के बराबर समय देना है उच्चारण करने में। मेरी बात समझ गए ना? तो जैसे अब देखो जैसे मैं अगर मैं यहां लिख दूं, जैसे ओ है ना, ओम, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ओम। क्या पढ़ते हैं? ओम। अब ओम में प्लुत है। क्या? प्लुत है। कितना टाइम में लेना है? 3 मात्रा के बराबर। कैसे? तो देखो ई ओ है, ऐसे अधिकांश लोग पढ़ते हैं कि ओ आई ई आई म ओम, गलती से बोलते हैं ओम। पूछेगा कि तो प्रोनाउंसिएशन करो तो ओ ई म, कभी ओ उ म, है ना? लेकिन नहीं, वो सब नहीं। आप ध्यान दो, ये हिंदी में पढ़ रहे हो, हिंदी व्याकरण ना, तो हिंदी में जो अंक लिखाता है बाबू, याद रखना, हिंदी में जो अंक हम लोग जो बच्चा में पढ़े थे, तुम लोग तो शुरू करते हो 1 2 3 4 5, है ना? एका दुक्का तो भूल गई। लेकिन हिंदी में हिंदी के अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, अंक कहिए, है ना? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 पर 0 10, ये हिंदी के अंक है। कौन का अंक है? हिंदी। तो हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ए ई दू आई 3, और ये क्या है? 3। यहां 3 ही है, हिंदी का 3 दिया, तो 3 इंडिकेटर है कि ओ को जो है 3 मात्रा तक हमको ले जाना है। ठीक है ना? ऐसे तो ओ था तो ओ में 2 मात्रा, अ में 1 मात्रा, लेकिन ओ के बाद अंक दिया हुआ है कौन सी? 3, कि ओ को 3 मात्रा तक हमको क्या करना है? उच्चारित, और तब म बोलना है। जैसे ओम किसी को तुम बोलते देखा होगा, कैसे ना करेगा? ओम नहीं, ओ को कुछ लंबा खींचता है, ओ ना बोलता है ना, तो ओ में या प्लुत है, ठीक है ना? प्लुत है। तो आप समझ गए? ऐसे साधारणतः हिंदी व्याकरण में अब इसका प्लुत का प्रयोग, उस संस्कृत जो व्याकरण है, संस्कृत वेद पुराण जो है ना, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। बात समझ गए ना? अब हिंदी व्याकरण में बहुत ही कम प्रयोग इसका है, लेकिन प्लुत का मतलब समझ गए? यानी वह स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उसको क्या कह देंगे, है ना? अब अभी जो है लोग गांव घर में जो गाना उना गाता है ना, गाना उना ऐसे खींचता है ना जी, है ना, लंबा, नहीं बोलेगा इस तरह से, है ना, तो उसमें हो जाता है लंबा खींच, 3 मात्रा के द्वारा ले जाएगा तो हो जाएगा प्लुत। समझ में बात आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलेगा नहीं ना? अब आप लोग बताओ, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हुए? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को और कौन कौन नाम से जानते हैं? अन्य और 2 नाम से जानते हैं, मूल स्वर या लघु स्वर। मूल स्वर या लघु स्वर। दीर्घ स्वर को अन्य किस नाम से? और तीसरा हुआ प्लुत, है ना? बात समझिए। हर स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 4 है, अ, ह्रस्वी, ह्रस्व उ और री, है ना? बाकी जो 7 है वो सब के सब दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय, कितनी मात्रा, है ना? तो याद रखना, ह्रस्व स्वर को याद रखना रे, ये जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक, क्योंकि उच्चारण में 1 मात्रा लग रहा है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। नहीं समझ रहे हो? जैसे अगर कोई पूछ दिया कि आ कैसा स्वर है, द्विमात्रिक बोलेंगे। पूछ दिया कि ओ कैसा स्वर है, द्विमात्रिक बोलेंगे। पूछ दिया कि ई कैसा स्वर है, एक मात्रिक बोलेंगे, है ना? अगर यही दीर्घ ही कर देता, द्विमात्रिक बोले, है ना? फिर से सुनो,
ह्रस्व स्वर या मूल स्वर को कैसा हम बोलेंगे? एक मात्रिक, क्योंकि उसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसमें एक मात्रा होता है ना। दीर्घ स्वर को कौन? द्विमात्रिक, क्योंकि उसके उच्चारण में दो मात्रा का समय, उसमें दो मात्रा लगा रहता है। और पूर्ण स्वर को कैसा? त्रिमात्रिक। एनी प्रॉब्लम? कैसा? त्रिमात्रिक। दिक्कत है? चलो, मात्रा के आधार पर स्वर समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, ध्यान देना, अगला जो जा रहे हैं वो दूसरा है। अगला है तुम्हारा, अगला तुम्हारा है अगला तुम्हारा है जाति के आधार पर। कौन सी के आधार पर? जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। कौन सी के आधार पर जी? जाति के आधार। वो कौन सी के आधार पर था? मात्रा। तो मात्रा के आधार पर कितना था? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये एकदम याद रखना सब, ठीक है ना। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मात्रा के आधार पर है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, है ना, ठीक है। अब है दूसरा है कौन सी के आधार पर? जाति। ये सब तुमको कहां काम देगा? ये जब तुम लोग संधि पढ़ोगे ना, संधि, और संधि को जब अच्छी तरह से अगर पढ़ना चाहते हो कि संधि को पूरी अच्छी तरह से हम समझ ले, ताकि आगे बार बार हमको किताब उलटना न पड़े, तो इन सभी चीजों को ध्यान से समझना होगा। बात समझ गए? अगर इसको आज समझ लिए तो कल तुम्हारे लिए आसान होगा, ठीक है। कुछ दिक्कतें नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जाति के आधार पर स्वर के भेद, है ना। तो जाति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि जाति के आधार पर, है ना, ये जो स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण वो किसके आधार पर? जाति के आधार पर, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? है ना। पहला है सजातीय, सजातीय स्वर वर्ण। कैसा है? सजातीय स्वर वर्ण। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? जातीय स्वर वर्ण, है ना। ये समझना होगा आप लोगों को, समझ गए ना। सजातीय और विजातीय। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, ठीक है ना, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। दोनों में अंतर है और दोनों का अलग अलग यूज होगा, है ना। तो जाति के, अब देखो, जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो 2 भेद कौन कौन है और किसको कहेंगे वो समझना है, ध्यान देना। पहला है सजातीय, सजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण, इसको समझो कि किसको कहेंगे। सजातीय स्वर वर्ण किसको कहेंगे, ये आप समझा करो, है ना, कि सजातीय स्वर वर्ण किसको कहेंगे। तो देखो, स्वर कितने थे? टोटल 11। तो उस 11 में से कौन कौन अपनी जाति का है? तो जो जो एक जाति का होगा उसको क्या कह देंगे? सजातीय। और जो भिन्न भिन्न जाति का होगा, इसकी जाति कुछ, इसकी जाति कुछ, ना, तो उसको क्या कहेंगे? विजाति, है ना, विजातीय। बात समझ रहे ना। एक
तो उसी तरह से अब देखना है स्वर्ण 11 हुआ है। अब इधर हम लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करना सब। सजातीय स्वर किसको कहेंगे? तो कहता है कि सजातीय स्वर वो होगा जिसमें मात्रा में सिर्फ भिन्नता होती है। सजातीय जो स्वर होते हैं उसकी मात्रा में सिर्फ क्या होती है? भिन्नता होती है। यानी सजातीय स्वर जो होता है ह्रस्व और दीर्घ, है ना, से जुड़े होते हैं, यानी इससे बंधा होता है, ह्रस्व दीर्घ में रहेगा। सजातीय कभी भी रहेगा तो ह्रस्व दीर्घ में रहेगा, ठीक ना। ह्रस्व और दीर्घ का जो पेयर है ना, ह्रस्व और दीर्घ का जो पेयर है, जोड़ा, वो सजातीय है, ठीक ना। ये आज जिसका पेयर है ये नहीं है, ह्रस्व दीर्घ का पेयर नहीं है, छोटका बड़का का पेयर, तो समझ लेना है कि वो विजातीय हो गया। ह्रस्व और दीर्घ का पेयर, जैसे आप बताओ 11 को स्वर है ना, तो देखो हम लिख रहे हैं अ, इधर देखो ध्यान दो, इधर हमने लिखा ह्रस्व स्वर और इधर लिख दिया हमने दीर्घ। गौर करिएगा, ह्रस्व में आ कैसा स्वर था? ह्रस्व, और आ दीर्घ था, ह्रस्व ई आई दीर्घ, ह्रस्व उ आई, बोलो जल्दी, दीर्घ, है ना। बोलिए। अब बताइए री तो निकलौता था, री तो एकलौता था, एक था ने ह्रस्व है तो दीर्घ है इसका नहीं, और सब इसको छोड़ के जो बचा ए ओ और वो आ जाएगा, मिटा दे। ए ओ और आओ, है ना। नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा कर दे रहे हैं, जैसे री है, री ऊपर थोड़ा सा कर रहे हैं तो इसका ही खाली हो गया। अब देखो ए हो गया, ई ए हो गया, ई ओ हो गया, ई औ हो गया। अब देखिए तो आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ए इसका पेयर देखिए अच्छा से उठा के, ए वाली ए उठा करके देखिए आप लोग, और ई उठा के देखिए, इसका ह्रस्व है तो दीर्घ है ना, इसका ह्रस्व है तो दीर्घ है ना, इसका ह्रस्व है तो दीर्घ है ना, लेकिन री ह्रस्व है तो दीर्घ है, और दीर्घ है तो इसका ह्रस्व है ना। तो मैंने सजातीय में क्या कहा कि ह्रस्व और दीर्घ का जोड़ा सजातीय होगा, है ना। ह्रस्व और दीर्घ का जोड़ा, बोलो जल्दी, सजातीय। इधर सजातीय हुआ बाबू, क्योंकि एक जतवाना है, ये मिला था आ हो गया, ई आई मिला था, मैं समझता हूं, समझ गए ना। तो अब बताइए आ ई उ, यानी कहने का मतलब हुआ कि अ और आ, ई ये जो हुआ ये सजातीय हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम पेयर बनाएंगे, न समझ लो, उसके बाद अगर हम किसी का भी पेयर बना दिए, जैसे मान लीजिए कि हम उ के बना दिए, तो क्या हो गया? उ का पेयर विजातीय, ई आई ए का पेयर विजातीय, ये सब विजातीय दूसरा दूसरा जात में हो गया जी। एक जात पे है नहीं, एक जात पे तो आ है, न समझता हूं, समझ गए हूं, तो सजातीय समझ गए आप लोग हैं। तो सजातीय हो गया, सजातीय यानी सजातीय का मतलब एक ही जाति का, मतलब
इसमें जो स्वर होंगे ह्रस्व और दीर्घ में होगा। सिर्फ मात्रा में अंतर रहेगा कि इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, लेकिन वो ह्रस्व दीर्घ का पेयर जो बनेगा, ह्रस्व और दीर्घ का जो पेयर बनेगा वो सजातीय हुआ। लेकिन ह्रस्व दीर्घ का जिसका पेयर नहीं बना और ऐसे ही पेयर है, ह्रस्व दीर्घ में पेयर नहीं है, जैसे अ है, अ का जात भाई है आ, उसके साथ नहीं होकर के ई के साथ है, तो इसको कहेंगे वी जातीय। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि ऊ है, तो ऊ के साथ अगर दीर्घ ऊ जोड़े, निश्चित है कि ई जो पेयर बनाएंगे सजातीय हो गया, हुआ ना। लेकिन अगर ऊ के साथ हम ई का पेयर बना दूं, ऊ के साथ जो जोड़ा बना दूं, किसका? ई का, है ना। ऊ के साथ हम ओ का पेयर बना दूं, ए के साथ हम री का पेयर बना दूं, ये सब कैसा पेयर है? ई जोड़ा जो है विजातीय है, भिन्न जाति का है, एक जाति का नहीं है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सजातीय किसको कहेंगे और विजातीय किसको कहेंगे। और ये जब यहां समझ लिए, तो संधि जब तुम लोगों को पढ़ाएंगे हम, स्वर संधि में गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वहां पर इसको बहुत अच्छी तरह से संधि को समझ लोगे जब ये समझे हुए हो तब। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है नहीं ना? दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्या करने जा रहे हैं, है ना, समाप्त करने जा रहे हैं। अब अगले दिन व्यंजन पे करेंगे, है ना। तो ठीक है।